हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा आज ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसकी सबसे पहली टॉपिक हम जो पढ़ेंगे बेटा वो है न्यूक्लिक एसिड। क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। अब इसी न्यूक्लिक एसिड को ही आप क्या कहते हो? डीएनए, या आप क्या कहते हो? आरएनए। तो दोनों में फर्क क्या होता है बेटा? बड़ा माइन्यूट फर्क होता है। चलिए देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले आपको समझाता हूं। जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे घरों में वॉल होती है, दीवार, और दीवार आप जानते हो बेटा कि ईंटों से मिलकर बनी होती है, ब्रिक। बहुत सारी ईंट लगी होती है, ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। ब्रिक। बहुत सारी ईंटों से मिलकर हमारे घर की वॉल बनी रहती है, ठीक है। अब बेटा आप जानते होंगे कायदे से कि एक ईंट जो होती है, 3 कंपोनेंट लगे होते हैं एक ईंट बनाने में। कौन कौन से? तो आप ये भी जानते हो बेटा कौन कौन से। तो कुछ इस तरीके से। पहला होता है वाटर, जाहिर सी बात है ईंटा बनाने में वाटर लगा होगा। सॉइल, मिट्टी लगी होगी। जहाँ ईंटा बनता है वहां जाके देखोगे तो ये चीजें होती हैं। फायर, आग का यूज हुआ होगा भाई, लगी होगी आग ईंटा बनाने में। तो 3 कंपोनेंट होते हैं एक ईंटा बनाने में। हर ईंट का वही 3 कंपोनेंट होगा। जो भी ब्रिक्स लोगे आप तो 3 कंपोनेंट, वाटर, सॉइल और फायर। अच्छा बेटा आप ध्यान दीजिए कि अगर ईंटा जब बन रहा था, जब वाटर और सॉइल लगाए, फायर थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम दो, तो ब्रिक्स क्या हो जाएगी? कच्ची रह जाएगी। अब जब इस सारी ऐसी ही सारी ब्रिक्स से, कच्ची ब्रिक्स से आप जब अपनी वॉल बनाओगे तो ऐसी ब्रिक्स क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगी? कच्ची हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कच्ची हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा आग कम दो, आप आग थोड़ा कम यूज करो। ईंट जो बना रहे थे, तीनों कंपोनेंट लग रहा है, थोड़ा कम दो या ना दो या बहुत कम दो, तो ईंट कैसी रह जाएगी? कच्ची रह जाएगी या सॉफ्ट रह जाएगी। और जो आपकी दीवार बनेगी वो कैसे रह जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं बेटा अगर फायर एकदम हार्ड दे दो, बढ़िया दे दो, जिसको अव्वल ईंटा कहते हैं, मेन ईंटा कहते हैं, तो ईंट एकदम पक जाती है। अब जब पक जाएगी बेटा तो आप जानते हो कि ऐसी ईंट से अपनी वॉल बनाओगे तो ये क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी या पक्की हो जाएगी? बहुत पक्की हो जाएगी दीवार आपकी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है बेटा यहां पर न्यूक्लिक एसिड में। तो यहां देखिए क्या है, जैसे हमारा न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो भी छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो यहां के कंपोनेंट का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अच्छा फिर एक चीज देखिए बेटा, हमने कहा था कि ब्रिक 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, तो हम यहां भी कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तो देखिए हर न्यूक्लियोटाइड वही 3 कंपोनेंट, जैसे हर ईंट जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होगी, ऐसे यहां पर भी हर न्यूक्लियोटाइड वही 3 कंपोनेंट होता है। फॉस्फेट और शुगर, तीसरा कंपोनेंट इसका होता है नाइट्रोजनस बेस। अब हर न्यूक्लियोटाइड वही 3 चीज से मिलकर बना होगा, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। हमने बेटा कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फायर ईटा 2 तरीके का हो जाता है। कौन कौन सा? एक थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, एक थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सॉफ्ट वाला लगाओगे अपनी वॉल में तो वो वॉल कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट वॉल रहेगी। अगर हार्ड वाला ईटा, फायर आग ज्यादा दे दिए होगे आप ईंटे में, तो ऐसी ईंटों के जब आप वॉल बनाओगे तो हार्ड हो गई थी। तो यहां पर भी देखिए बेटा जो शुगर होता है ना वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। तो मैं पहले शुगर की बात कर लेता हूं। शुगर कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का। एक होता है राइबोज शुगर। क्या होता है? राइबोज शुगर।
एक होता है 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखिए बेटा, हमने कहा कि यहां आग जो है थोड़ा कम और ज्यादा, आग कह सकते हो दो तरीके की थी, तो इसके बेसिस पे ब्रिक्स दो तरीके की हो गई और वॉल भी कितने तरीके की हो गई, दो। तो हमने यहां भी कहा न्यूक्लियोटाइड होता है, शुगर है। अब शुगर दो तरीके का होता है, एक होता है राइबोज शुगर और एक कौन सा शुगर होता है, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर शुगर में ये सब हर जगह शुगर दोगे हर न्यूक्लियोटाइड में, तो ऐसी जो न्यूक्लियोटाइड या जो लिंक बनेगा, ऐसी जो न्यूक्लियोटाइड बनेगी, चेन बनेगा, उसको आप क्या कहते हो, आरएनए, क्योंकि राइबोज यूज है। ठीक है, अगर ये वाला शुगर हर जगह दे रहे हो तो ऐसा क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब इसका हम थोड़ा सा शुगर का फार्मूला बनाते हैं बेटा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर में बनाऊं। पहले शुगर का है राइबोज शुगर का, देखिए बेटा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर कभी कहा राइबोज जो शुगर होता है कितने कार्बन का कंपोनेंट होता है, तो याद रखिएगा, अरे सॉरी, कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, तो बताइएगा कितने कार्बन का होता है, 5। इस शुगर का नाम क्या है, राइबोज शुगर, या तो इसको क्या कहते हो, पेंटोज। क्या कहलाएगा, पेंटोज। अब आगे चलते बेटा, दूसरे वाले का बनाते हैं। दूसरे वाले का दूसरा शुगर, इसका नाम क्या है, 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका देखिए क्या है, यहां भी 5 कार्बन है, बिल्कुल हू बहू जैसे ये है पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, वैसे दूसरे कार्बन शुगर का भी दिख रहा है। लेकिन यहां पर देखिए एक चीज आप थोड़ा गौर करिए, 1 2 3 4 5, यहां पे आप देख पा रहे होगे बेटा कि पहले कार्बन पे OH है और H है। यहां भी ठीक है, पहले कार्बन पर OH है, H है, ठीक है, चलो मान लिया। दूसरे कार्बन पे आप आओ बेटा, देखो यहां पे OH है और यहां पे सिर्फ H है, O नहीं है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और सब तीसरे पे आओगे सब वैसे दिखेगा वो, चौथे पे आओगे वैसे ही दिख रहा है आपको, CH2OH, 5 कार्बन यहाँ भी दिख रहा है। तो फर्क कहाँ है, सिर्फ जो दूसरा वाला शुगर है, सिर्फ एक दूसरे नंबर के कार्बन पे एक ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर यही है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या नहीं है, उसके पास एक दूसरे नंबर के कार्बन पे एक ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, 2 दूसरे कार्बन पे, D माने निकाल दिया, D माने हटा दिया, ऑक्सीजन हटा दिया, और सब कुछ वही है, राइबोज शुगर कह रहा है, सिर्फ अपनी बात इतना कह दिया, 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसीलिए अगर ये वाला शुगर न्यूक्लियोटाइड में हर जगह यूज हुआ, तो ऐसे शुगर को आप, अरे ऐसे न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हो, DNA। उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रहेगा ना बेटा, क्यों डीऑक्सी हुआ और क्यों राइबो न्यूक्लिक एसिड हुआ। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA और RNA जो डिफरेंट होता है, वो मोस्टली किसके बेस पे डिफर होता है, शुगर 2 तरीके का होता है। क्यों होता है, ये आपने देखा, स्ट्रक्चर ऐसे 5 करके आप जो है उतार लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हमें यहाँ पे तो नहीं पढ़ना है वाटर सॉइल, हमें अब तीनों कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, फॉस्फेट के बारे में पढ़ना है, शुगर के बारे में पढ़ना है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं, अब चलते हैं एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने तो शुगर का पढ़ लिया, हमने कहा शुगर कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शुगर
राइबो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की, उसके बाद फास्फेट पे आएंगे। तो चलिए नाइट्रोजिनस बेस मैं जो है दिखाता हूं आपको। उससे पहले मैं पॉइंट बोल दे रहा हूं बेटा, कुछ आप लोग पॉइंट लिख लीजिए। कहता है पहला पॉइंट ऐसे करके लिख लीजिए फटाफट। पहला कहता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो लिख लीजिए फटाफट, लिखते रहिए। न्यूक्लिक एसिड इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फिर कहता है न्यूक्लिक एसिड was first observed by, किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया या देखा या उसके बारे में स्टडी किया? तो याद रखिएगा सबसे पहले दूसरा पॉइंट है फ्राइडरिक मिशर। सबसे पहले किसी ने देखा सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को, तो उसने किसने देखा, या कह सकते हो डीएनए आरएनए को सबसे पहले ऑब्जर्व किसी ने किया, तो कौन था? तो फ्राइडरिक मिशर। कहां पे? ह्यूमन पथ से। कहां से? ह्यूमन पथ से। कौन से ईयर में? फ्रेडरिक ने 1869 ईयर में। कौन से ईयर में? 1869 ईयर में। और इसको नाम क्या दिया था इन्होंने? न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन। तो लिख लीजिए न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्रेडरिक मिशर एज न्यूक्लिन। उसको न्यूक्लिन कहा था। न्यूक्लिक एसिड जो देखा था उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लिन। इन 1869 कहां से देखा था? फ्रॉम ह्यूमन पस सेल। कहां से? ह्यूमन पस सेल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो पस होता था उसके न्यूक्लियस में से उन्होंने देखा था। ठीक है, अच्छा अब देखिए फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में ह्यूमन की पस सेल से, न्यूक्लियस में से तो देखा। क्या देखा? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया था। नाम किसने दिया न्यूक्लिक एसिड का? तो याद रखिएगा तीसरा पॉइंट, आल्टमान ने दिया था। किसने दिया था नाम? तो ये नाम क्यों दिया न्यूक्लिक एसिड? तो इन्होंने नाम इसलिए दिया, जो फास्फेट ग्रुप होता है ना न्यूक्लियोटाइड में, वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है। कैसा कैरेक्टर रखता है? एसिडिक कैरेक्टर। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया, जब इन्होंने न्यूक्लिन दिया था तो उसी के बेसिस पे दे दिया। कहा नहीं, ये तो फास्फेट ग्रुप है और वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है, इसीलिए अल्टमान ने न्यूक्लिन को क्या कह दिया? इनके वर्ड को न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा जो अल्टमान ने किया वो क्यों किया? ऑन द बेसिस ऑफ फास्फेट, ड्यू टू, क्यों? क्योंकि वो एसिडिक कैरेक्टर होता था, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। तो फटाफट लिख लीजिए। लेटर on term nucleic acid was used by Altman due to presence of phosphate group that provide acidic character to it. अब फिर उसका याद रखिएगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड जो होता है किसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। तो लिख लीजिए ये भी, ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? फास्फेट, सुगर और नाइट्रोजिनस बेस। या सुगर कर लीजिए, नाइट्रोजिनस बेस कर लीजिए, फास्फेट कर लीजिए, और पहली हेडिंग डाल लीजिए बेटा सुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसका ये बना लीजिए। उसका दूसरी हेडिंग डालिए बेटा नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। तो चलिए बेटा हम नाइट्रोजिनस बेस पे आते हैं। तो याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूं। तो अब दूसरा कंपोनेंट हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो कौन सा है? दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस। अब देखिए बेटा ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कितनी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं? 2। कुछ इस तरीके से। एक का नाम दिया जाता है पायरीमिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग और एक का नाम क्या दिया जाता है? प्यूरीन। तो फर्क क्या है बेटा?
अब पायरिमिडीन जो होते हैं इसमें 6 मेंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 5 हैं और यहाँ इसमें कितने मेंबर होते हैं 9। इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। ये बेंजीन का डेरिवेटिव होता है। तो पायरिमिडीन में कितने मेंबर होते हैं 6 मेंबर। याद रखिएगा बेटा कितने मेंबर होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग इधर से कीजिएगा। अच्छा इसका कितना होता है 9 मेंबर होते हैं, कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन। ठीक, देखिए 9 मेंबर है। इसकी नंबरिंग आप कहां से करोगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए मैंने कहा बेटा जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कितने तरीके का होता है, 2 तरीके। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है उसमें कितने तरीके की, 2 टाइप की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं। कौन कौन सी, पायरिमिडीन और कौन सी, प्यूरीन। याद रखिएगा पायरिमिडीन और प्यूरीन। ये 6 मेंबर होता है, ये कितना मेंबर होता है 9 मेंबर होता है। अब चलते हैं बेटा जो, अच्छा मान लो इसी में हमने यहाँ पे CH3 रख दिया, थोड़ा बैलेंस ही चेंज कर दिया, तो हो सकता है एक साइटोसिन बन जाए। हो सकता है हम यहाँ डबल O रख दें, यहाँ पे H रख दें, थोड़ा बैलेंस ही चेंज करें। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा जो राइबोस शुगर था सिर्फ बैलेंस ही चेंज किए, बैलेंस थोड़ा सा ऑक्सीजन हटा दिए, दूसरा एक बन गया। तो ऐसा यहाँ पर भी है, मेन स्ट्रक्चर इसका यही है। सिर्फ आप पायरिमिडीन में कुछ बैलेंस ही चेंज करोगे तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। हमने कहा कि NH3 रख दें तो क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। और थोड़ा सा और चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, यूरैसिल हो जाएगा। और चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। तो पायरिमिडीन कितने टाइप का होता है बेटा, याद रखिएगा ये पायरिमिडीन 3 तरीके का होता है। स्ट्रक्चर मेन बोन स्ट्रक्चर यही है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ये कितने तरीके का होता है, चेंज करोगे जब बैलेंसी तो कितने तरीके का हो सकता है, 3। कौन कौन सा होता है, चलिए मैं ही लिख दे रहा हूं, साइटोसिन, यूरैसिल और एक कौन सा होता है, थाइमिन। यहां आ नहीं रहे बेटा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यहां लिख दे रहा हूं। इसी पायरिमिडीन कितने तरीके का होता है, 3, साइटोसिन, यूरैसिल और कौन सा, थाइमिन। कौन सा, थाइमिन। तो याद रखिएगा पायरिमिडीन का जो 6 मेंबर है स्ट्रक्चर यही होता है। सिर्फ बैलेंसी आप जब ऑक्सीजन कभी रख दिया, कभी मेथिल रख दिया, तो चेंज करोगे तो ऐसे चेंज होता रहता है। तो पायरिमिडीन हमारे जो न्यूक्लियोटाइड में यूज होता है वो कितने तरीके का होता है, 3। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, साइटोसिन, यूरैसिल और कौन सा, थाइमिन। कौन सा होता है, थाइमिन। तो याद रखना आपको पायरिमिडीन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, साइटोसिन, यूरैसिल, थाइमिन। अगर आपको स्ट्रक्चर भी देखना होगा तो गूगल पे जाके आप देख सकते हो। फिर कहता है प्यूरीन जो यूज होता है 9 मेंबर वाला, वहां भी बैलेंस ही आप चेंज करोगे। मेन बोन स्ट्रक्चर तो यही है इसका। यहां भी ये कितने तरीके का होता है बेटा, 2। ये कितने तरीके का होता है, 2। एडेनिन और कौन सा, गुआनिन। कौन सा होता है, एडेनिन और गुआनिन। तो हमने कहा बेटा शुगर 2 टाइप का होता है, राइबोस शुगर, 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों हुआ इसको आपने देख लिया। एक ऑक्सीजन कम होता है उसको आप समझ लिए। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें 2 टाइप के हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। एक होता है पायरिमिडीन, एक होता है प्यूरीन। पायरिमिडीन कितने मेंबर का होता है, 6, ये जो मेन स्ट्रक्चर इसका है। और प्यूरीन कितने मेंबर का होता है, 9, जो ये स्ट्रक्चर है। अच्छा इसी की बैलेंसी अगर जैसे हमने यहाँ चेंज कर दिया था, सिर्फ एक ऑक्सीजन हटा दिया था, मेन स्ट्रक्चर यही है,
ठीक है, सिर्फ एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या हो गया था 2 डीऑक्सी, मतलब कुछ चेंज कर दोगे तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमको शुगर कितने तरीके का चाहिए था 2 ही, तो 2 तरीके का हम पढ़ लिया, और भी कुछ चेंज करोगे तो दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी जो पायरिमिडीन होता है अगर आप चेंज करते जाओगे तो अलग अलग होगा, लेकिन हमको कितने टाइप का पढ़ना है 3। कौन कौन सा? तो पायरिमिडीन जो न्यूक्लियोटाइड में यूज होता है 3 टाइप यूज होता है। कौन कौन सा? साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन। कौन था? साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन, याद रहेगा। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो प्यूरिन होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। यहाँ बैलेंस ही आप चेंज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर प्यूरिन जो होता है 9 मेंबर होता है, पायरिमिडीन जो होता है वो कितने मेंबर का होता है? 6 मेंबर का। अच्छा, फास्फेट की बात करते हैं आप, तीसरा कंपोनेंट फास्फेट की। तो फास्फेट सिर्फ एक ही टाइप का होता है, ये पहला था शुगर, और दूसरा कौन था? नाइट्रोजनस बेस था, और तीसरा कौन है आपका? फास्फेट है, वो टाइप नहीं होता है। कौन सा होता है? S3PO4। तो हमने कहा बेटा कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट से? तो आपने देखा कि फास्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। हमने कहा शुगर के बेसिस पे कितने टाइप का होता है? 5। शुगर के बेसिस पे न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके का होता है? 2। कैसे होता है वो आपने देख लिया। अब नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 5। तो क्या एक न्यूक्लियोटाइड, देखिए नाइट्रोजनस बेस तो है, उसका स्ट्रक्चर 2, लेकिन टोटल कितने हो गए नाइट्रोजनस बेस? 5। कितना? 3 इसके 2 इसके, क्या हो गए? साइटोसिन, यूरैसिल, थाइमिन और क्या? एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि क्या 5 टाइप का यूज होता है एक न्यूक्लियोटाइड में, तो अभी मैं चलिए आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है, कैसे ये आपको समझना है डीएनए आरएनए में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि फास्फेट ग्रुप क्या होता है? एक टाइप का होता है S3PO4। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, तो आप याद पहले कर लीजिए कि नाइट्रोजनस जो बेस होता है टोटल कितने टाइप का होता है? 5, और उसमें जो आप डिवीजन करोगे तो पायरिमिडीन जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 तरीके का होता है, 6 मेंबर वाला, और प्यूरिन जो 9 मेंबर वाला होता है वो कितने टाइप का होता है? 2, ठीक है। और शुगर 2 टाइप का होता है, क्यों होता है ये भी आपने देख लिया। फास्फेट सिर्फ सिंगल टाइप होता है। तो अब मैं कुछ फिर से समझाने चल रहा हूं, क्या एक न्यूक्लियोटाइड में 5 तरीके के पायरिमिडीन और प्यूरिन के 5 तरीके के मेंबर यूज होते हैं या नहीं होते हैं? क्या एक न्यूक्लियोटाइड में दोनों तरीके के शुगर यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो चलिए मैं फिर से एक बार इसको डिटेल, तो चलिए देखते हैं बेटा, समझते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या 5 तरीके के नाइट्रोजनस बेस यूज हो जाते हैं, या एक न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक तरीके का नाइट्रोजनस बेस यूज होता है? कैसे यूज होता है? तो चलिए फिर उसी एग्जांपल पे आते हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाली वॉल पे जो आपने ब्रिक्स से थ्रू पढ़ा था। तो एक ब्रिक्स का जो बेटा हमने बताया था 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आप जानते हो कौन कौन से? वाटर, फायर को बीच में इस बार ले आते हैं, फायर, सॉइल। 3 कंपोनेंट होते थे हर ईंट के, वाटर, फायर, सॉइल। वाटर, फायर, सॉइल, वाटर, फायर और सॉइल। वाटर, फायर और सॉइल। अब हमने कहा बेटा कि सॉफ्ट ईट चाहिए तो आग जो है थोड़ा कम दीजिए, मिनिमम दीजिए, और अगर हार्ड ईट चाहिए, अगर हार्ड ईट लोगे तो सारी ईटें हार्ड लगाओगे तो वॉल कैसी हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, तो फायर जो है ज्यादा देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अब सॉइल, यहाँ सॉइल की बात करते हैं। सॉइल बेटा, सॉइल हम मान लेते हैं कि फर्स्टली 2 पार्टों में हम मान लो ईटा बनाने की मशीन रखे हैं या हमारे घर ईटा बनता है, तो हम 2 साइड से मिट्टी मंगाते हैं। नॉर्थ इंडिया से मंगाते हैं, नॉर्थ इंडियन सॉइल, और साउथ इंडियन सॉइल। हम 2 एरिया से मिट्टी मंगाते हैं, नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया से क्या क्या मंगाते हैं? रेड मिट्टी मंगाते हैं, ब्लैक मिट्टी मंगवाते हैं,
होती नहीं है, होती है मुझे नहीं पता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ब्लैक, ब्लू मिट्टी, ठीक, यहां से व्हाइट मिट्टी और ऑरेंज मिट्टी। हम 5 तरीके की मिट्टी मंगवाते हैं अपने ईंट बनाने के लिए, जहां मशीन हमारी, जहां फैक्ट्री लगी हुई है। पानी तो एक ही तरीके का रहेगा, आग 2 तरीके की होती, आग के बेसिस पे ही सॉफ्ट या मुलायम बनेगी। लेकिन हम मिट्टी कौन सी यूज करते हैं, मसला ये आता है, बात ये आती है। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लो मैं पहले सॉफ्ट ईंट बना रहा हूं, कौन सी ईंट बना रहा हूं, सॉफ्ट ईंट बना रहा हूं, ठीक। तो भाई वाटर वही लोगे, पहली ईंट मान लो बना रहा हूं, पहली ईंट, वाटर वही लोगे। फायर जब सॉफ्ट बना रहे हो तो मिनिमम फायर दोगे, कम फायर दोगे, ठीक। अब बात आती सॉइल, क्या 5 तरीके की सॉइल एक ईंट बनाने में लोगे कि एक लोगे? तो याद रखिएगा, ओनली और ओनली सिंगल टाइप की सॉइल ली जाती है। लेकिन कौन सी सॉइल ले, मसला ये भी है। तो सबसे पहले साउथ इंडियन की व्हाइट लोगे, पहली ईंट में कौन लोगे, साउथ इंडियन की व्हाइट मिट्टी लोगे, ठीक। अब जब दूसरी ईंट बनाओगे तो दूसरी ईंट में वाटर वही रहेगा, फायर जो है मिनिमम फायर रहेगा, क्योंकि सॉफ्ट ईंट बना रहे हो आप। अब सॉइल की बात आ रही है, तो सॉइल इस बार कौन लोगे, साउथ इंडियन की ऑरेंज ले लोगे, ठीक। फिर उसका जब तीसरी ईंट बनाओगे आप तो वाटर वही रहेगा भाई, फायर जो है मिनिमम फायर रहेगा, कम आग रहेगी। अब सॉइल जो है नॉर्थ इंडिया की रेड वाली ले लोगे, कौन वाली ले लोगे, रेड वाली ले लोगे। फिर उसका जब चौथी ईंट बनाओगे तो वाटर वही रहेगा, फायर मिनिमम फायर रहेगी। अब सॉइल जो है मान लो हम ब्लैक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सॉफ्ट में ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लिए, ठीक। अब पचई ईंट जब बनाओगे तो पचई में आप सोच रहे होगे कि ब्लू अब मिट्टी लेंगे, ऐसा नहीं। अब पचई में आप 4 ही तरीके की यूज करोगे। अब पचई जब बनाओगे वाटर वही रहेगा, फायर मिनिमम रहेगी, मिनिमम फायर। अच्छा, जो सॉइल अब होगा फिर यहां शुरू हो जाएगा व्हाइट से, मतलब ब्लू आप यहाँ सॉफ्ट वाली ईंट जब बनाओगे तो ब्लू टाइप वाली ईंट में ब्लू टाइप वाली मिट्टी जो है यूज नहीं करोगे, चाहे जो ईंट बनाओ आप। अगर आप सॉफ्ट वाली बना रहे हो, ठीक है, एक छोड़ दोगे। तो सिर्फ कितने टाइप की यूज करोगे अगर आप बना रहे हो सॉफ्ट वाली ईंट, 4 तरीके की। कौन कौन सी, व्हाइट, ऑरेंज और रेड और ब्लैक, ब्लू नहीं लोगे। लेकिन अब अगला, अगर हार्ड बना रहे हो, हार्ड ईंट बना रहे हो तो वाटर वही रहेगा, हाई फायर हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे सॉइल कैसी होगी, तो यहाँ भी सबसे पहले व्हाइट रहेगी, ठीक। अब फिर उसका वाटर वही रहेगा, हाई फायर हो जाएगा दूसरी ईंट में, और तीसरे यहाँ दूसरी ईंट में ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है। फिर तीसरी ईंट लोगे, वाटर वही रहेगा, हाई फायर हो जाएगा। तीसरी ईंट में भी सेम रहेगा, दोनों लोग की मिट्टी रेड। लेकिन चौथी जो ईंट होगी हार्ड वाले की, उसमें वाटर वही रहेगा, हाई फायर रहेगा, लेकिन इस बार ब्लैक मिट्टी नहीं रहेगी, इस बार इसके यहाँ कौन मिट्टी रहेगी, ब्लू रहेगी। और फिर जब इसकी पचई मिट्टी बनाओगे फिर यहां से इसका वाला व्हाइट शुरू हो जाएगा। मतलब चेंज क्या होता है, एक अगर आप हार्ड वाली ले रहे हो तो एक ईंट में सिर्फ क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, अगर सॉफ्ट ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मतलब अगर आपको हार्ड वॉल बनानी है तो 4 तरीके की मिट्टी यूज करोगे, अगर सॉफ्ट बनानी है तब भी 4 तरीके करोगे। सॉफ्ट लेकिन जब बनानी होगी तो ये 4 तरीके की यूज करोगे, और लेकिन जब हार्ड बनानी होगी तब कौन 4 तरीके की यूज करोगे, ये 2 और ये 2। तो कुछ ऐसा ही नाइट्रोजनस बेस में है, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आप मेन समझना यहाँ पे आपका है। हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेटा, वो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कुछ इस तरीके से, फास्फेट, सुगर, नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट, सुगर और नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट, सुगर, नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट, सुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब हम जानते हैं बेटा नाइट्रोजनस बेस कितने तरीके का होता है। फर्स्टली 2 साइकिल होती है, पायरिमिडीन, प्यूरीन, ठीक है। प्यूरीन, पायरिमिडीन जो होती है
वो आप जानते हो, साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन। प्यूरीन जो होती है वो भी आप जानते हो, एडेनिन और कौन सी बेटा, ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमें आरएनए बनाना है। चलिए आरएनए बनाना है। हमने कहा था कि फास्फेट जो होता है, पहला कंपोनेंट फास्फेट जो होता है वो एक टाइप का होता है, सिंगल टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? सिंगल टाइप का होता है। दूसरा नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। शुगर कितने तरीके का होता है? शुगर 2 तरीके का होता है। इसी शुगर के बेसिस पर ही डीएनए या आरएनए होता है। तो अगर मान लो फास्फेट तो एक ही टाइप का है, आरएनए बनाने चल रहे हैं तो फास्फेट सिंगल टाइप। अब शुगर अगर आरएनए बनाने चल रहे हैं तो 2 टाइप का होता था, राइबोस शुगर होता था और क्या होता था, डीऑक्सी राइबोस शुगर होता था। तो अब हमें आरएनए बनाना है तो क्या लोगे? राइबोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस 5 तरीके का है। अब कौन लोगे? तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन लोगे। कौन लोगे? एडेनिन। मैं सिर्फ ए लिख दे रहा हूं। फिर दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, फास्फेट एक ही तरीके का होता है। शुगर जब एक न्यूक्लियोटाइड में आरएनए बना रहे हो ये ले लियो तो हर उसी में हर वही शुगर लगेगा। नाइट्रोजिनस बेस आपकी दूसरा वाला लोगे, ग्वानिन दूसरे न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, जी लिख दे रहा हूं, ग्वानिन। फिर चौथा आया फास्फेट, वही रहेगा, शुगर आरएस ही रहेगा, राइबोस शुगर ही रहेगा क्योंकि आरएनए है। नाइट्रोजिनस बेस साइटोसिन कॉमन रहता है, सी लिख दिया। फिर चौथा जब आया तो फास्फेट वही है, शुगर आरएस ही लगेगा, राइबोस शुगर। चौथे नाइट्रोजिनस बेस में आप यूरैसिल ले लोगे। क्या ले लोगे? यूरैसिल। फिर पांचवा यूज नहीं करना, जब पांचवा न्यूक्लियोटाइड बनाओगे तो फिर यही आ जाएगा, फिर मतलब एडेनिन से शुरू हो जाएगा। थाइमिन पचई नहीं लेनी है आपको आरएनए में। फिर आप जब डीएनए बनाओगे तो डीएनए में इसमें हो गया फास्फेट ग्रुप वही हो गया। आपके डीआरएस लोगे, आप डीऑक्सीराइबोस शुगर लोगे क्योंकि शुगर के ही बेसिस पे डीएनए बनेगा। आपके फिर एडेनिन ही लोगे, पहला ही। अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ही रहेगा, डीआरएस ही रहेगा, लेकिन आपकी ग्वानिन ही रहेगा, इस बार भी ग्वानिन ही रहेगा दूसरा। तीसरा भी सेम रहता है, फास्फेट ये तो चेंज होगा ही, शुगर, और यहाँ पे भी क्या होगा? साइटोसिन। लेकिन चौथा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो चेंज होता है, फास्फेट रहेगा, डीआरएस रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। जैसे वहां मिट्टी चेंज हो रही थी ऐसे यहाँ पर भी है। पचया इसका क्या होगा? यही वाला फिर से होगा। तो 3 कॉमन होते हैं। जैसे अगर डीएनए की बात करो आप डीएनए की बात करो तो कौन कौन से यूज हुए? नाइट्रोजिनस बेस, पहला एडेनिन यूज हुआ, दूसरा क्या यूज हुआ? ग्वानिन यूज हुआ, तीसरा क्या यूज हुआ? साइटोसिन, और चौथा क्या यूज हुआ? थाइमिन। अब आरएनए की बात करो आप तो 3 तो सेम है, यहाँ पे भी एडेनिन है और ग्वानिन है, साइटोसिन है, यहाँ भी 3 सेम है। चौथा चेंज होता है, क्या हुआ है? यूरैसिल है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजिनस बेस होता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ 4 तरीके का पाया जाता है, अगर डीएनए है या आरएनए। अगर आरएनए है तो 3 तो सेम रहेगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अच्छा ये भी याद रखिएगा, एक ही न्यूक्लियोटाइड में चारों तरीके के नाइट्रोजिनस बेस नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग तरीके का नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। वो डीएनए है तो 4 तरीके के यूज होंगे, अगर वो आरएनए है तो वहां भी 4 तरीके। कौन चेंज होता है ये आप जान गए, यूरैसिल आरएनए में होगा, थाइमिन डीएनए में होगा। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं बेटा, इसको कौन डिस्ट्रीब्यूशन किया, कौन ये बताया कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरैसिल होता है? तो सबसे पहले ये जो बताए थे जर्मन के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे फिशर, उन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडीड की और इसका 5 तरीके का बताया कि 5 तरीके का नाइट्रोजनस बेस होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे क्या इसमें पढ़ना बेटा, अभी तक तो हम अलग अलग पढ़ रहे थे कि फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोटाइड होता है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, शुगर कहाँ फास्फेट में ऐड होता होगा और नाइट्रोजनस बेस कहाँ ऐड होता होगा। तो ये आके हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। ओके।